Hello everybody, this is JSN classes and welcome to Humanities Pro Series। तो आज हम आपके लिए चैप्टर 4 लेकर आ गए हैं, दैट इज इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम समझेंगे इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में कि इंडिया के फ्रंट पर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कौन कौन से चैलेंजेस आए थे। एक तो इंटरनल चैलेंजेस था और एक एक्सटर्नल चैलेंजेस था, राइट। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे क्या क्या एक्सटर्नल चैलेंजेस इंडिया के सामने आए थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये टॉपिक चेकलिस्ट है, आप देख सकते हो। ओवरऑल टॉपिक हम कवर करेंगे इसी पार्ट में। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, राइट। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में जो चैलेंजेस आ रहे थे ना इंडियन कंट्री के फ्रंट पर, राइट, वो एक चैलेंज तो था कंट्री के इंटरनली, राइट, जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया, राइट। वो सारे डोमेस्टिक चैलेंजेस थे, राइट। शेप द नेशन, एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, एंश्योर डेवलपमेंट, सिंपल। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे एक्सटर्नल चैलेंजेस, राइट। आप सबको पता होना चाहिए एक इंटरनल चैलेंजेस था जो कि कंट्री के अंदर था, इंटरनल बाउंड्रीज में। एक एक्सटर्नल चैलेंजेस था। तो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में सबसे पहले हम समझेंगे एक्सटर्नल चैलेंजेस, राइट। सो इंडिया वाज बोर्न एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट in a very trying and challenging international context, right, at the time of independence या फिर when India became the independent country। इंडिया ने वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे थे। अब क्या है कि कुछ ऐसे चैलेंज भी थे जो कंट्री के बाहर से देखे जा रहे थे, राइट। फॉर एग्जांपल द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब ब्रिटिशर रूल करते थे हमारे पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी लेफ्ट बिहाइंड द लेगेसी ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, राइट। एक तो ब्रिटिशर्स बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स छोड़ गए थे। या तो वो बाउंड्रीज क्लियर करके जाते कि ये वाली टेरिटरीज भाई इस कंट्री की है, ये वाली टेरिटरीज इस कंट्री की है। आए ना याद में? आए ना याद? फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, राइट। हम आपस में लड़े जा रहे हैं, सारे रूलर्स लड़े जा रहे हैं, राइट। हमें नेशन बनाना है, ये वो। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ये भी कह के चले गए थे कि जिस प्रिंसली स्टेट को जहां जाना है वहां जाओ, या तो इंडिपेंडेंट हो जाओ या इंडिया में चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ। तो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट लेफ्ट छोड़ के गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले, राइट। एक तो ये आ गया इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में एक इशू, राइट। और पार्टीशन क्रिएटेड इट्स ओन प्रेशर, पार्टीशन भी कुछ प्रेशर क्रिएट करता था। एंड द टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन वाज ऑलरेडी वेटिंग फॉर फुलफिलमेंट। पॉवर्टी एलिवेशन ही बहुत बड़ा टास्क था, राइट। गरीबी, सिंपल। This was the overall context in which India started participating in the world affairs as an independent nation state। क्या है कि सारे कंटेक्स्ट को देखते हुए इंडिया ने वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, विदेश के जितने भी मुद्दे हैं ना बड़े बड़े, राइट, उन सब में हम पार्टिसिपेट करेंगे और हम हैंडल करेंगे, जो भी चैलेंजेस है क्रॉस करेंगे, राइट। देखो भाई, इंडिया कोई वीक कंट्री तो है नहीं, सिंपल। जिस तरह से इंटरनल चैलेंजेस से निपटा था इंडियन कंट्री ने, उसी तरीके से एक्सटर्नल चैलेंजेस को भी निपटते हैं यार, क्या दिक्कत है, राइट। तो एज अ नेशन बॉर्न इन द बैकड्रॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉर, राइट, आप देख सकते हो जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था ना 1945 में, सिंपल, तो उसके बाद इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट इट फॉरेन रिलेशंस। As a nation born in the backdrop of the World War, India decided to conduct its foreign relations with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through the maintenance of peace. This is point to be noted। क्या है कि सिचुएशन तो वर्ज थी ही, लेकिन फिर भी इंडिया ने डिसाइड किया कि हम फॉरेन रिलेशंस को कंडक्ट करेंगे, किस एम के साथ, ताकि हम अदर नेशंस के सोवरेनिटी की भी रिस्पेक्ट कर सकें, राइट। सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए थ्रू दी मेंटेनेंस ऑफ पीस, राइट। अगर आप शांति को मेंटेन कर रहे हैं, उसके थ्रू सिक्योरिटी को अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम ये रहना चाहिए फॉरेन रिलेशंस को कंडक्ट करना, राइट, विद एन एम। किस एम के साथ? कि वो हर नेशंस की रिस्पेक्ट करेंगे वगैरह, ये सब, राइट। दिस एम फाइंड्स एन इको इन द डीपीएसपी। क्या है कि ये एम जो है डीपीएसपी, जैसे क्लास 11th में आपने समझा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें सारे रूल, सारे लॉ वगैरह गाइडलाइंस दी होती है,
राइट। तो ओवरऑल समझने वाली बात ये है कि इंडिया ने ना मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कहा था कि यार हम ये चीज नहीं करेंगे या वो चीज, राइट। फुल तरीके से इंडिया सुपर रेडी था, राइट, आगे एक्सटर्नल चैलेंजेस से निपटने के लिए, राइट। और अभी हम आगे देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, राइट, उनके ही अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, राइट। जैसा कि अभी हमने देखा कि इस चैप्टर का नाम अब इंडिया फॉरेन पॉलिसी हो चुका है, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, राइट, ये भी अभी हम समझेंगे, पेशेंस रखो, राइट, सब कुछ समझ आएगा आपको। तो दे फोकस मोर ऑन पीस एंड डेवलपमेंट इन देयर ओन नेबरहुड, राइट, जितने भी उनके नेबरहुड्स की कंट्रीज थी, ज्यादा फोकस किस चीज पर किया था, पीस को इंश्योर करना, डेवलपमेंट को इंश्योर करना, पीस डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया था, राइट, नेबरहुड्स कंट्रीज के साथ, सिंपल इंडिया ने, राइट। मोर ओवर देयर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डिपेंडेंस ऑन दी मोर पावरफुल स्टेट्स, मतलब जितने भी पावरफुल स्टेट्स थे ना, राइट, या फिर जो भी उनकी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी डिपेंडेंसी थी, राइट, उनमें ओकेजनली इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी की भी देखी जाती थी कई बार, राइट। जितने भी पावरफुल स्टेट्स हैं, कहने का मतलब ये है मोर ओवर देयर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डिपेंडेंस, जो भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर डिपेंडेंस है, राइट, ऑन दी मोर पावरफुल स्टेट्स, जितने भी पावरफुल स्टेट्स है उन पर, राइट, उसमें भी ओकेजनली कभी कभी इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी की देखी जाती थी, राइट। पढ़ेंगे अभी हम इंडिया की क्या थी फॉरेन पॉलिसी वगैरह ये सब। तो इन दी पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो पीरियड था ना, उस पीरियड में मैनी डेवलपिंग नेशंस, जितने भी डेवलपिंग नेशंस थे, चूज टू सपोर्ट द फॉरेन पॉलिसी प्रेफरेंसेस ऑफ द पावरफुल कंट्रीज who were giving them aid or credit, right। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद मोस्ट ऑफ दी डेवलपिंग कंट्रीज का तो मानना ये था, राइट, कि आप फॉरेन पॉलिसी ना मतलब इस ऐसी कंट्री की अडॉप्ट करो जो कि बहुत पावरफुल है, राइट। जाहिर तौर पे उनका इशारा बाहर की कंट्रीज जैसे यूएसए की तरफ था, राइट, जहां से उनको फायदा हो रहा हो, सिंपल, जहां से उनको फायदा हो रहा है उनकी फॉरेन पॉलिसी को अपना लो। मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज का मानना ये था, राइट। लेकिन इंडिया और उनके साथ चार कंट्री ऐसी थी, राइट, जिन्होंने नैम फॉर्म किया था, नैम मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, राइट। देयर वाज आल्सो द एक्सपेरिमेंट, there was also the experiment called non-alignment movement in which India had to play an important role। आगे ना समझ में, अभी मैंने बोला कि 5 मेंबर्स के साथ, 5 कंट्रीज के साथ नैम की फॉर्मेशन देखी जाती है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। अब उन सभी उसमें इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। अब उन अब अब ओवरऑल नैम के अंदर इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाता है, राइट, कि मतलब जो नैम इस्टेब्लिश्ड हुआ है ना उसमें इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल। तो आपने समझना है कि इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी, अभी हम समझेंगे भाई, देखो किसी सुपर पावर कंट्रीज की नहीं उठाई थी या अडॉप्ट करी थी, राइट। इंडिया के सामने बेशक 2 मॉडल ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट आए थे, हमने प्रीवियस चैप्टर में क्लियर किया, लेकिन स्टिल नेहरू जी के अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, थ्री ऑब्जेक्टिव्स। अभी हम देखेंगे कि वही ऑब्जेक्टिव्स वो इंश्योर करना चाहते थे, नेहरू जी के तो विशेष वही थी, राइट। नैम अभी इसके बाद हम समझेंगे, राइट, क्लियर है, क्लियर। तो अब हम समझेंगे द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, राइट, नैम, जिसको हम शॉर्ट में नैम भी कहते हैं। नैम के टोटल 5 फाउंडर्स एंड 5 फाउंडिंग कंट्रीज थी, शॉर्ट में मैंने यहां लिख दिया फाउंडर्स, मतलब 5 कंट्रीज के साथ मिलकर नैम इस्टेब्लिश्ड हुआ था, राइट। अब पांचों फाउंडर्स अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से आते थे, तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं कि मतलब कौन कौन सी कंट्री थी शॉर्ट में। एक तो इंडिया है, राइट, इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना, यूगोस्लाविया। तो ये ओवरऑल कंट्रीज नेम है नैम की, जो आपने याद करनी है एनसीईआरटी के अंदर। फर्स्ट पेज पे लेफ्ट साइड के अंदर नीचे की तरफ आप देखना, सारी कंट्रीज के नेम और किस कंट्री से कौन सा लीडर है वो भी आप लर्न कर सकते हो, चांसेस रहते हैं मैच दी फॉलोइंग आने के, तो दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। वैसे लर्निंग पॉइंट है, आपने याद रखना है, सिंपल, राइट। तो आइए पहले नैम को स्टार्ट कर लेते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, सिंपल। The Indian national movement was not an isolated process,
राइट। इंडियन नेशनल मूवमेंट आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था, राइट। इट वाज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, राइट। क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल का पार्ट था जिसमें कॉलोनियल और इंपीरियल दोनों फॉर्म्स की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, राइट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नेशनलिज्म मूवमेंट था ना, राइट, वो आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था, सिंपल वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल का एक पार्ट था जिसमें अगेंस्ट थे हम सारे लोग जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे, किस चीज के, कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, राइट। इसमें क्या होता है, डिक्टेटरशिप चलती है, राजतंत्र चलता है, ब्रिटिशर्स गुलामी कराते हैं इस तरीके से, राइट। तो इसके अगेंस्ट में थे हमारे सारे नेशनलिस्ट लीडर्स, राइट। and it influenced the liberation movement of many Asian and African countries। क्या है कि नेशनल मूवमेंट से कई सारी एशिया की और अफ्रीका की कंट्री भी इन्फ्लुएंस हुई थी, राइट। तो हम कैसे मान लें कि आइसोलेटेड प्रोसेस था हमारा नेशनल मूवमेंट, राइट। हमारे मूवमेंट को देख के एशिया की और अफ्रीका की कंट्रीज भी तो इंस्पायर हुई थी, इन्फ्लुएंस हुई थी, राइट। इसलिए बोलते हैं कि इंडिया का नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। आई होप आपको समझ आ गया हो, राइट। एंड द कोल्ड वॉर एरा अ पीरियड व्हिच वाज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, राइट। एज यू ऑल नो कि कोल्ड वॉर एरा टू सुपर पावर्स के बीच फ्रॉम 1945 टू 1991 चला था, राइट। और वो पूरा एरा जो था ना, कोल्ड वॉर एरा का जो पीरियड था फुल, राइट, वो किस एरा को मार्क करता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को, राइट। पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिल रहा था इस पीरियड में, इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिल रहा था एंड मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिल रहा था कोल्ड वॉर एरा वाले पीरियड में। सिंपल ग्लोबल लेवल पे, ये ध्यान रखना, वर्ल्ड लेवल पे, बिकॉज वर्ल्ड इज बिकेम बाइपोलर वर्ल्ड फ्रॉम 45 टू 91, सब कुछ पढ़ चुके हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक में फर्स्ट चैप्टर में, राइट। बिटवीन द टू ब्लॉक्स लेड बाय सुपर पावर्स यूएस एंड यूएसएसआर। आगे ना बात, अभी मैंने आपको बताया कोल्ड वॉर एरा दो ब्लॉक्स के बीच था, दोनों सुपर पावर्स के बीच, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या है कि फर्स्ट बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम ही यही है, कोल्ड वॉर एरा एंड द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब तो वो डिलीट हो गया है, लेकिन आपने फिर भी याद रखना है, सिंपल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को तो हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लेते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाले में, लेकिन अब डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। बट आप समझो कि जो कोल्ड वॉर एरा वाला पीरियड था ना, जो कोल्ड वॉर एरा वाला पीरियड था, टू सुपर पावर्स के बीच एक ऐसा मतलब पीरियड था जिसमें मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन देखने को मिलते हैं, सिंपल। अब क्या है कि द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर was the clearest manifestation of the linkages established between India and overseas Indians during the freedom struggle। This is point to be noted, right। देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था 1939 से 45 के बीच, राइट, 1939 से 45 के बीच वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। अब इन बिटवीन, इसके बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की क्रिएशन कर दी कि हमारे पास भी आर्मी वगैरह होनी चाहिए वगैरह, जो कि हमारे पास भी आर्मी वगैरह होनी चाहिए। और वो इंडियन नेशनल आर्मी एक क्लियरेस्ट मैनिफेस्टेशन की फॉर्म में देखी जा रही थी, जो लिंक करती है कंट्री के बीच में जो भी इंडिया है और इंडियंस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल के चलते जो भी इंडियंस या फिर ओवरसीज जितने भी इसके आसपास के रीजन्स हैं, राइट, उन चीज में लिंकेज स्टैब्लिश करती है इंडियन नेशनल आर्मी। दिखती बात है कि यार सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट होते हैं या कोई भी गलत मतलब कोई भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हमारे पास अपनी नेशनल आर्मी होनी चाहिए, सिंपल। सही बात थी, इंडियन नेशनल आर्मी किसने क्रिएट करी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, कि बिल्कुल यार सही बात है। देखो बात बिल्कुल सिंपल है कि इंडियन नेशनल आर्मी की क्रिएशन जरूरी भी थी भाई। सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो हमारे पास अपनी आर्मी होनी चाहिए, सिंपल। तो इंडियाज लीडरशिप हैड टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट विद इन द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, राइट। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट को देखते हुए इंडिया ने नेशनल इंटरेस्ट नेशनल लेवल पे भी परसुएट करने स्टार्ट कर दिए। मतलब ये कि इंडिया ने हार नहीं मानी
जिस भी कंटेक्स्ट में जो भी चीजें आती चली गई चैलेंजेस की फॉर्म में, उन सब में नेशनल इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया, राइट। फर्स्ट हमने इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में यही तो देखा था कि इंडिया ने अब वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है। सिंपल। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखना। नेम 5 फाउंडर्स के साथ मिलकर स्टेब्लिश होता है, जिसमें हम स्पेसिफिक इंडिया को अगर समझते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल का पार्ट था, जिसमें कॉलोनियल इंपीरियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट मूवमेंट चल रहा था। सिंपल। और इसके बाद आईएनए की क्रिएशन बाय द नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राइट। और इस पूरे टर्म्स का मतलब पता है क्या है? हमारी जो पॉलिसी थी ना, वो नॉन अलाइनमेंट की थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट। क्या है कि हम यूएसए और यूएसएसआर दोनों की तरफ नहीं गए थे, राइट। मतलब हम किसी एक की तरफ भी नहीं गए, हमने अपनी एक पॉलिसी बनाई। मतलब हम ये कह सकते हैं इन 5 कंट्री ने नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी बनाई, राइट। इन पांचों कंट्रीज में से कोई भी कंट्री ईस्टर्न अलायंस हो या वेस्टर्न अलायंस हो, किसी का पार्ट नहीं बन रही थी, राइट। सबने डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ था यूएसए यूएसएसआर के बीच, राइट। इन 5 कंट्री ने इसीलिए द पॉलिसी मतलब नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी बनाई, जिसे नैम कहते हैं। सिंपल। कि हम किसी अलायंस का पार्ट नहीं बनेंगे, चाहे यूएसए हो यूएसएसआर हो। और सबको पता है कि वर्ल्ड बाइपोलर वर्ल्ड बन चुका था। यूएसए को ये लगता था कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हमारे पास आ जाएंगी, राइट। यूएसएसआर को ऐसा लगता था कि वो हमारे पास आ जाएंगी। जैसे यूरोप के अजम्पशन डिस्ट्रॉयड हुए थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ईस्टर्न यूरोप वाज अंडर द यूएसएसआर, वेस्टर्न यूरोप वाज अंडर द यूएसए, लेकिन बाद में यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हो गई। सिंपल। तो आपने सिर्फ अपने कनेक्ट करना है और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट का मतलब यही था कि जितनी भी कंट्रीज इसके अंदर थी, राइट, उन्होंने एक ऐसे डिसीजंस लिए थे फॉरेन पॉलिसी को लेके कि बिल्कुल हम किसी अलायंस का पार्ट नहीं बनेंगे। वर्ल्ड में 2 ही अलायंस एग्जिस्ट करते थे, राइट। मिलिट्री अलायंस कौन कौन से? ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस। दोनों को ऐसा लगता था कि हमारे पास आएंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी को अपनाएंगे वगैरह ये सब, राइट। तो हम तो इंडियन कंटेक्स्ट में अभी समझ रहे हैं। सिंपल। तो इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से आपने सारी चीजें क्लियर करनी है। अब हम डिस्कस करेंगे नेहरू जी के क्या रोल थे, राइट। नेहरू रोल इंडियन कंटेक्स्ट में, राइट। ध्यान से आपने समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपल। तो नेहरू एक्सरसाइज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 46 टू 64। नेहरू जी ने मतलब 46 से 64 तक अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक्सरसाइज किया। सिंपल, राइट। द 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी, राइट। नेहरू जी के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे। क्या क्या? वर टू प्रिजर्व दी हार्ड एंड सोवरेनिटी। हार्ड एंड सोवरेनिटी होनी चाहिए, मतलब हमारी सोवरेनिटी खुद की होनी चाहिए। सिंपल। प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटरीज को लेके इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन, ये चीज होनी चाहिए। एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे नेहरू जी के। मतलब हम ये कह सकते हैं नेहरू जी के ये तीनों ऑब्जेक्टिव चल रहे थे, राइट, फॉरेन पॉलिसी को लेके, राइट। उनका मानना था ये चीजें होनी चाहिए। सिंपल। डिस्पाइट द फैक्ट दैट मैनी लीडर्स फ्रॉम इंडिया, कई सारे इंडिया के लीडर्स wanted India to follow a pro US policy, right। देखो, डिस्पाइट द फैक्ट कई लीडर्स का मानना ये था, इंडिया से ही थे वो लीडर्स, कि वो यूएस की फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करें, उनकी फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करें। बट स्टिल नेहरू विश टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। क्या है कि नेहरू जी के विशेष थे कि उनको अपने ही ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। सिंपल। फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो भी इनके तीनों ऑब्जेक्टिव्स है उसे ही अचीव किया जाए, राइट। किसके थ्रू? स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट के थ्रू। सिंपल, राइट। क्या है कि नेहरू जी का मानना ये था, नेहरू जी के विशेष ये थे कि उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स ही अचीव हो जाए, जो इनके तीनों ऑब्जेक्टिव्स थे, राइट। कई सारे लीडर्स बेशक ये कह रहे हैं कि प्रो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करो, बट नेहरू जी ये कहते थे कि उनके ही ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए फॉरेन पॉलिसी को लेके, राइट, थ्रू दी स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। जो भी नॉन अलाइनमेंट की स्ट्रेटेजी है ना, इसके थ्रू नेहरू जी का मानना था कि उन्हीं के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। इज दैट क्लियर? नेहरू जी के रोल क्लियर है, राइट। अब बात करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स।
बात अभी मैंने आपको बताई थी कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था नॉन अलाइनमेंट के अंदर जितनी कंट्रीज थी सबने, दोनों कैंप से, दोनों सुपर पावर से, राइट। इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंस लेड बाय यूएसए एंड यूएसएसआर। इंडिया ये चाहता था कि वो अपने आप को दूर रखे यूएसए और यूएसएसआर की मिलिट्री अलायंस से, राइट, अगेंस्ट ईच अदर, दोनों के खिलाफ था, दोनों के मिलिट्री अलायंस के खिलाफ था इंडिया। और ये भी चाहता था कि वो अपने आप को दूर ही रखे, राइट। द यूएस वाज नॉट हैप्पी अबाउट इंडियाज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इससे यूएस बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था इंडिया के इनिशिएटिव से, कि इंडिया जो स्टैंड ले रहा है ना, इंडिपेंडेंट स्टैंड, राइट, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट का, इससे यूएस बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था, क्योंकि इसे ये लगता था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिया अडॉप्ट करे, सिंपल, राइट। तो ड्यूरिंग 1950s इंडिया टुक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड। क्या है कि 1950s में इंडिया ने इंडिपेंडेंट स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया ऑन वेरियस इंटरनेशनल फ्रॉम मेंबर्स ऑफ बोथ पावर ब्लॉक्स, राइट। दोनों पावर ब्लॉक से कैसे हमें अलग रखना है और कैसे स्टैंड लेना है इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिया ने 1950s में स्टार्ट कर दिया था, राइट। वही स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी को लेके, सिंपल, मतलब उसी के वही स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के थ्रू, राइट। इनिशिएटिव स्टैंड तो वही था ना, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, राइट। बात समझ आ रही है ना, पॉलिसी कौन सी थी, नॉन अलाइनमेंट वाली, सिंपल, राइट। so india's independent stand and her growing relations with ussr hurt the sentiments of usa। क्या है कि इंडिया ना थोड़ा बहुत टिल्टेड टुवर्ड्स यूएसएसआर की तरफ दिखा भी, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे लीडर्स ऐसे ही थे, इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू जी, जो सोवियत यूनियन के सोशलिस्ट मॉडल से इंस्पायर थे, मतलब उनकी पॉलिसी से क्या थे, इंस्पायर। तो इंडिया के रिलेशन ग्रो होने स्टार्ट हो गए यूएसएसआर से, क्योंकि हम थोड़ा बहुत तो भाई लीडर्स इंडिया के इंस्पायर थे ही, इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू जी भी, राइट। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी है, सिंपल, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, राइट, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, राइट, याद करो, सिंपल। तो उससे यूएसए के सेंटिमेंट भी हट हो जाते हैं कि हमारे रिलेशंस क्यों ग्रो हो रहे हैं यूएसएसआर के साथ, राइट, सिंपल। एक तो दोनों के बीच आर्म्स रेस चल रही थी, कन्फ्रंटेशन तो चल ही रही थी, एक की तरफ भी अगर आपके रिलेशन ग्रो होंगे तो एक तो चिढ़ना लाजमी है, सिंपल, वो तो चिढ़ेगा ही, राइट। अब क्या है कि देयरफॉर देयर वाज अ कंसीडरेबल अनईज इन इंडिया यूएस रिलेशन ड्यूरिंग 1950s। इसी वजह से 1950s वाले पीरियड में ना रिलेशंस खराब हो गए थे इंडिया और यूएस के, राइट। तो देखो डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स में बस इतना है कि इंडिया ने दोनों सुपर पावर से डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था, राइट। मतलब ये कि नेहरू जी का यही मानना था, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी के थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, राइट। मतलब हम मिलिट्री अलायंस दोनों की तरफ ना जाएं, सिंपल, हम दोनों के अगेंस्ट हैं। लेकिन यूएसएसआर के साथ थोड़े रिलेशंस ग्रो होने स्टार्ट हुए थे तो यूएस के सेंटीमेंट हट हो गए, राइट। यूएस बिल्कुल हैप्पी नहीं था इस चीज से कि इंडिया जो इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव ले रहा है ना, स्टैंड ले रहा है ना, इस चीज से। इसी वजह से 1950s वाले टाइम पीरियड में रिलेशंस भी थोड़े यूएसए से बिगड़ गए। अभी के रिलेशंस मत सोचना अभी बहुत अच्छे हैं, बट ध्यान रखना आपने पेपर के आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी से रिलेटेड आएगा, सिंपल, राइट। तो अब हम बात करते हैं अफ्रो एशियन यूनिटी की। अफ्रीका में, एशिया में यूनिटी कैसे इंश्योर हुई, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। हिज एरा, नेहरू जी का जो एरा था, was marked by the establishment of contact between India and other newly independent states in Asia and Africa। क्या है कि नेहरू जी के एरा के चलते ना बहुत से एरा ऐसे थे, मतलब नेहरू जी के एरा के चलते कॉन्टेक्ट्स स्टेब्लिश हुए थे, एशिया के अंदर कंट्रीज से और अफ्रीका के अंदर कंट्रीज से, राइट। मतलब नेहरू जी के एरा में एक चीज देखी जाती है, स्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स बिटवीन दी एशिया एंड अफ्रीका विद इंडिया। सब आपस में मिलकर कैसे कॉन्टैक्ट करें, सारी कंट्रीज मिलकर, ये चीज, राइट। इस एरा में ये चीज देखी जाती है। अंडर हिज लीडरशिप, अपने लीडरशिप के अंडर, इंडिया कन्वेंट द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। क्या है कि एशिया के अंदर रिलेशन कॉन्फ्रेंस होती है मार्च 1947 में, इन्हीं के लीडरशिप के अंडर, सिंपल, नेहरू जी के, याद रखना। इंडिया वाज अ staunch supporter of the decolonization process and firmly opposed racism, especially apartheid in South Africa, right।
इंडिया ने सपोर्ट तो करा था डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस का, कि सारी कंट्री इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी भी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था ना, इंडिया ने बोला भाई वो भी खराब है, उसको भी हटाया जाना चाहिए, उसको भी एबॉलिश किया जाना चाहिए, सिंपल। तो अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में भी आप देख सकते हो इंडिया ने सपोर्ट किया था वगैरह सब कुछ, राइट। और ये चीज ध्यान रखना, रेसिज्म का बहुत तगड़ा विरोध किया था इंडिया ने, ये और बोल दिया था साउथ अफ्रीका से अपार्थाइड सिस्टम ही हटना चाहिए, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा हो, राइट। तो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड इन द इंडोनेशिया सिटी ऑफ बैंडंग इन 1955, राइट। क्या है कि एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है इंडोनेशिया के किस सिटी के अंदर, बैंडंग के अंदर, 1955 में। 1 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस है। कॉमनली नोन एज दी बैंडंग कॉन्फ्रेंस, क्या है कि इसको हम बैंडंग कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। मार्क दी जेनिथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद दी न्यूली इंडिपेंडेंट एशिया अफ्रीका नेशन। ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एशिया अफ्रीका के साथ रिलेशंस, कॉन्टेक्ट अटैच्ड हो रहे थे इंडिया के, राइट। इंडिया एंगेज कर पा रहा था इन सारी कंट्रीज के साथ, सिंपल। तो कॉन्फ्रेंस तो होनी दिखती बात है, होनी ही चाहिए। तो दिखती बात है कि कॉन्फ्रेंस के बिना कैसे रिलेशंस बनेगा, जब तक मीटअप नहीं होगा संबंध कैसे बनेंगे, राइट। द बैंडंग कॉन्फ्रेंस लेटर लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नैम। क्या है कि बैंडंग कॉन्फ्रेंस के अंदर नैम के एस्टेब्लिशमेंट का डिस्कशन हो जाता है, डिसीजन हो जाता है। द फर्स्ट समिट ऑफ नैम वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। आपको पता होना चाहिए नैम की फर्स्ट समिट बेलग्रेड में हुई थी सितंबर 1961 में। नेहरू वाज अ को फाउंडर ऑफ द नैम। नैम के को फाउंडर नेहरू जी देखे गए थे, राइट। समझ आ गया ना आपको कि बैंडंग कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लिया गया नैम के एस्टेब्लिशमेंट का, सिंपल। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो नैम के को फाउंडर थे वो कौन थे, नेहरू जी, सिंपल। तो अब हम पढ़ेंगे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, राइट। चाइना के साथ पीस मतलब रिलेशनशिप स्टार्टिंग में बहुत अच्छे थे, उसके बाद भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो पीस को और कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे, इंडिया के रिलेशंस कैसे थे चाइना के साथ, राइट। सो आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन इन 1949, चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, राइट। चाइनीज रिवोल्यूशन के बाद 49 के बाद इंडिया फर्स्ट कंट्री थी कम्युनिस्ट पार्टी को रिकॉग्नाइज करने वाली, राइट। कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। So Nehru felt strongly for this neighbor that was coming out of the shadow of Western domination and help the new government in international fora, right? नेहरू जी को एक चीज मतलब स्ट्रांगली फील हुई थी, ये कह सकते हैं कि नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली फॉर दिस नेबर, जितनी भी कंट्रीज थी नेबर्स में, राइट। जो जो कंट्री वेस्टर्न डोमिनेशन से आउट होती जा रही थी, राइट। तो नेहरू जी ने ये बोला कि बिल्कुल सारी कंट्री क्या हो रही है, अपने आप में एक न्यू गवर्नमेंट को स्टेब्लिश कर रही है, राइट। कहने का मतलब यह है कि नेहरू जी को ना एक चीज फील हुई कि जितनी भी कंट्रीज नेबर्स की, जितनी भी कंट्री वेस्टर्न डोमिनेशन से आउट होती जा रही थी, राइट, तो उन्हें एक हेल्प मिल रही है किस चीज की, न्यू गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करने की, सिंपल। और जो भी इंटरनल इंटरनल कंटेक्स में चैलेंजेस आ रहे हैं ना, वो सारी चीजें भाई क्या है, सेटल डाउन होती चली जा रही है, सिंपल। नेहरू जी को ये चीज स्ट्रांगली मतलब फील हुई थी, राइट, अपने नेबर से, कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेशन था, जो जो कंट्री आउट होती जा रही है, उनको हेल्प मिल रही है न्यू गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करने की, सिंपल। ये चीज भी आपने मार्क कर लेनी है, मार्क दी पॉइंट। एंड some of his colleges like Vallabh Bhai Patel were worried about a possible Chinese aggression in future, right। देखो चाहे जो भी रिलेशन है स्टार्टिंग टाइम पे इंडिया का चाइना के साथ जो भी था, मतलब बढ़िया अच्छा खासा, उस चीज को देखते हुए ना देखो वल्लभ भाई पटेल वरीड थे कि देखो चाइनीज एग्रेशन आगे आने वाले समय में हो सकता है, अटैक देखे जा सकते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी मतलब वल्लभ भाई पटेल को, कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में मतलब एग्रेशन बढ़ जाए चाइनीज का, सिंपल। कह सकते हैं उन्हें पता था कि आगे चल के ये दिक्कत आएगी, राइट। बट नेहरू जी और चाइना तो बहुत बढ़िया तरीके से रिलेशनशिप थे, हिंदी चीनी भाई भाई वगैरह इस तरीके से। देखो नेहरू जी थॉट, but Nehru thought it was exceedingly unlikely that India will face an attack from China.
नेहरू जी का तो मानना देखो ना वही था, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि चाइना के थ्रू अटैक हो, बहुत इम्पॉसिबल है, राइट। चांसेस ही नहीं है कि चाइना के थ्रू क्या हो, अटैक हो, राइट। इतना ट्रस्ट था चाइना पे, हिंदी चीनी भाई भाई, सिंपल। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक लॉन्ग टाइम के बाद द चाइनीज बॉर्डर वॉज गार्डेड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस, नॉट दी आर्मी, राइट। क्या है कि चाइना की जो बॉर्डर है ना, उनको सिक्योर किसके थ्रू किया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के थ्रू, राइट। आर्मी के थ्रू नहीं किया जाता, पैरामिलिट्री फोर्सेस के थ्रू किया जाता है, राइट। तो नेहरू जी और चाइना, मतलब ये कह सकते हैं इंडिया चाइना का रिलेशनशिप स्टार्टिंग टाइम पे तो बहुत अच्छे थे, हिंदी चीनी भाई भाई करके, राइट। कुछ समय के बाद तो भाई आपस में मिलके पंचशील एग्रीमेंट भी साइन करते हैं, पंचशील एग्रीमेंट के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो ज्वाइंट एनुंशिएशन ऑफ पंचशील, इसे पंचशील एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस कहा जाता है इसे। 5 प्रिंसिपल्स, 5 ऐसे रूल्स कि जो आपस में को एग्जिस्ट करेंगे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में, राइट। बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड द चाइनीज प्रीमियर जोऊ एनलाई, 29th of April 1954 was a step in the direction of a stronger relationship between the two countries. ये एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के लीडरशिप के अंडर हुआ था, इंडिया से नेहरू जी थे और चाइना से चाइनीज प्रीमियर जोऊ एनलाई थे, राइट। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने का डायरेक्शन था, राइट, एग्रीमेंट था, बहुत अच्छा। ये पंचशील एग्रीमेंट, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। तो मतलब दोनों कंट्री ने ऐसे एग्रीमेंट साइन करके बोल दिया कि हम दोनों का क्या रहेगा, तो मतलब दोनों कंट्री ने जब ये एग्रीमेंट साइन किया तो बोल दिया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रखेंगे, दोनों के रिलेशनशिप स्ट्रांग होने चाहिए भाई, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे इस तरीके से, राइट। अब देखो रिलेशंस कहां से बिगड़ने लगते हैं ये भी आपको समझना है, राइट। तो अब हम समझेंगे तिब्बत, राइट। द प्लेट्यू ऑफ द सेंट्रल एशियन रीजन कॉल्ड तिब्बत, सेंट्रल एशियन रीजन का एक प्लेट्यू रीजन है जिसे तिब्बत कहा जाता है, राइट। तिब्बत इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज दैट हिस्टोरिकली कॉज्ड टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, राइट। तिब्बत में एक मेजर इश्यूज क्रिएट होते हैं जिस वजह से इंडिया और चाइना के बीच टेंशन क्रिएट हो जाती है, राइट। रिलेशनशिप बिगड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, वो अभी हम समझेंगे, राइट। वो मेजर इश्यूज कौन से थे। तो आफ्टर द पंचशील एग्रीमेंट ऑफ 1954, पंचशील एग्रीमेंट साइन करने के बाद इंडिया कंसीडर्ड चाइनाज क्लेम ओवर तिब्बत, राइट। अब आपने यहाँ पर एक चीज समझनी है, राइट। 1950 के अंदर चाइना ने क्लेम करा तिब्बत पे कि तिब्बत हमारे कंट्रोल में आना चाहिए, और एनेक्स भी कर लिया तिब्बत पे, ऑक्यूपाई भी कर लिया 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर, राइट। इंडिया ने जो चाइना ने क्लेम किया था ना पूरे तिब्बत को लेके, ये 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन करने के बाद एक्सेप्ट करता है इंडिया, राइट। और करना एक मजबूरी भी थी, क्या मजबूरी थी, पंचशील एग्रीमेंट जो इंडिया और चाइना के बीच साइन हुआ था ना, वो इसी चीज को लेके तो हुआ था कि हम एक दूसरे में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, सिंपल। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस, राइट, ये आपने याद रखना है। अब क्या है कि इन 1959 द दलाई लामा क्रॉस्ड ओवर इनटू द इंडियन बॉर्डर, 1959 में दलाई लामा इंडियन बॉर्डर आ जाते हैं, राइट, एंड सॉट असाइलम व्हिच वाज ग्रांटेड, और इंडिया में उन्हें जगह दे दी जाती है कि ठीक है। अब क्या है कि दलाई लामा क्यों भाग के आए, राइट, इंडिया में क्यों आए, उसके पीछे एक स्टोरी है जो आपने समझनी है, राइट। ध्यान से सुनना। 1954 से 1959 के बीच क्या होता है कि तिब्बत जहां पर, मतलब तिब्बतियन पॉपुलेशन जहां पर भी थी, या फिर कह सकते हैं जो तिब्बत वाला एरिया था, उस पर चाइना ने तो एनेक्सेशन 1950 में ही कर लिया था, राइट। अब यहाँ पर 1958 में थोड़े आर्म्स अपराइजिंग देखे जाते हैं। आर्म्स अपराइजिंग मतलब चाइनीज गवर्नमेंट को ऐसा लगता था, जो चाइनीज की लीडरशिप जो चल रही थी ना, उनको ऐसा लगता था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो लीडर थे माओ जेडोंग, उनको ये लगता था कि भाई तिब्बत के अंदर जो दलाई लामा लीडर है ना, ये आर्म्स अपराइजिंग करा रहे हैं, राइट। अब क्या है कि दलाई लामा को ऐसा लगता था कि यार अभी अगर मैंने, मतलब कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मतलब हम ये कहने का मतलब ये है, आपको सिर्फ एक चीज समझनी है कि चाइनीज लीडरशिप के अंदर जो चाइना के लीडर थे माओ जेडोंग, उनको ऐसा लगता था कि दलाई लामा जो है ना, वो पूरे तिब्बत में आर्म्स अपराइजिंग फैलाने का काम कर रहे हैं, राइट।
आर्म्स अपराइजिंग, सिंपल। अब क्या है कि दलाई लामा को ऐसा लगता था कि अगर ज्यादा दिन में यहाँ पर रुका, ज्यादा दिन में यहाँ पर रुका तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना मुझे उठा के ले जाएगी, मुझे अपने साथ ले जाएगी, राइट। तो दलाई लामा मतलब, तो दलाई लामा मतलब पूरे बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में आ जाते हैं और इंडिया में उन्हें शरण दे दी जाती है, सिंपल, राइट। इंडिया उन्हें प्लेस दे देता है कि ठीक है, क्योंकि दलाई लामा, जवाहरलाल नेहरू जी, ये सब दोस्त भी अच्छे खासे हुआ करते थे, राइट। और एक चीज आपने समझनी है, दलाई लामा की इस टाइम ज्यादा एज वेज भी नहीं थी, राइट। इस टाइम पर दलाई लामा से चाइना के अंदर जो लीडरशिप चल रही थी, उन्होंने एग्रीमेंट भी साइन करा लिया था। बाद में जब दलाई लामा बड़े होते हैं तो वो क्लेम भी करते हैं कि जबरदस्ती आपने मुझसे साइन करा लिया, मैं तो उस समय छोटा था, राइट। तो इस तरीके से चाइना ने तिब्बत के ऊपर एनेक्सेशन किया, राइट। और यहाँ पर एक चीज आपने समझनी है, अभी हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे यही समझाना, कुछ मेजर इश्यूज की वजह से इंडिया चाइना के बीच रिलेशंस खराब होने स्टार्ट होते हैं। तो मेजर इश्यूज एक ये था कि इंडिया ने ग्रांट कर दिया था, मतलब शरण देने से हाँ कर दिया था दलाई लामा को कि ठीक है, राइट। दलाई लामा को शरण देने से हाँ कर दिया था, राइट। इसलिए चाइना चिढ़ गया और चाइना ने फिर वही और स्टार्ट कर दिया इन्वेजन वगैरह ये सब कुछ समय के बाद, राइट। तो चाइनीज इन्वेजन देखने को मिलता है 1962 में, राइट। ये आपने टाइमलाइंस याद रखनी है कि 54 के पंचिल एग्रीमेंट के बाद तो इंडिया चाइना के बीच में रिलेशनशिप तो बहुत अच्छे हो रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे, राइट। और इंडिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि ठीक है, ओवर तिब्बत पे जो आप क्लेम कर रहे हो ठीक है, राइट। उसके बाद 59 में दलाई लामा इंडिया में आते हैं और इंडिया वाले इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। अजाइलम ग्रांट कर देते हैं, सिंपल, राइट। उससे चाइना चढ़ जाता है, चाइनीज इन्वेजन देखा जाता है 1962 में, राइट। अब आप एक बार थोड़ा रिकॉल करो, चाइना एनेक्स तिब्बत इन 1950, चाइना जो है तिब्बत को 1950 में एनेक्स कर लेता है एंड डज रिमूव द हिस्टोरिकल बफर बिटवीन दी टू कंट्रीज, जो भी हिस्टोरिकल बफर थे ना दोनों कंट्रीज के बीच, उन्हें रिमूव करा देता है। द इश्यू ऑफ दलाई लामा एडेड फ्यूल टू द फायर, अब इसमें जो दलाई लामा का इश्यू था ना, वो आग में घी डालने का काम करता था, राइट। चाइना चिड़ा पड़ा है, बहुत अच्छे से चिड़ा पड़ा है कि इंडिया ने क्यों कैसे शरण दे दिया दलाई लामा को अपने कंट्री में, राइट। इस चीज से फिर इस चीज को देखते हुए ही कह सकते हैं, राइट, चाइना क्लेम टू एरियाज विद इन दी इंडियन टेरिटरी। चाइना इंडियन टेरिटरी के अंदर दो एरिया थे, कौन कौन से, एक तो अक्साई चीन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाला, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश जो कि NEFA नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी वाला था, राइट। इंडियन टेरिटरी के अंदर दो एरिया पर चाइना ने क्लेम कर दिया कि भाई हम ये भी लेके रहेंगे, सिंपल। क्योंकि अब तो चाइना चढ़ा हुआ था, तो अब तो दिखती बात है कि इन्वेजन होने ही थे, आक्रमण तो करेगा ही चाइना, सिंपल। फिर क्या है कि चाइना लॉन्च स्विफ्ट एंड मैसिव इन्वेजन इन अक्टूबर 1962, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। अक्टूबर 1962 में चाइना इन्वेजन स्टार्ट कर देता है ऑन बोथ दी डिस्प्यूटेड रीजन्स, दोनों डिस्प्यूटेड रीजन्स के अंदर, राइट, सिंपल। तो इससे द चाइना वॉर डेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रॉड, राइट। चाइना वॉर से इंडिया के अंदर तो इमेज खराब होती ही थी, पूरे वर्ल्ड में भी अलग तरीके से दिखती थी, राइट, एकदम खराब टाइप से। ऑब्वियस सी बात है यार, चाइनीज इन्वेजन इंडिया में, तो इससे इमेज तो वर्ल्ड में नेगेटिव दिखती ही है ना, राइट। ये भी आपने पॉइंट समझना है, सिंपल। तो द सीनो इंडियन कंफ्लिक्ट अफेक्टेड द अपोजिशन एज वेल, क्या है कि इंडिया और चाइना के बीच का जो कंफ्लिक्ट था अपोजिशन को भी इफेक्ट करता है, राइट, सिंपल। दिस एंड द ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन चाइना एंड द सोवियत यूनियन क्रिएटेड इरेस्पॉन्सिबल डिफरेंसेस विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्या है कि यूएसएसआर इंडिया की तरफ था, अब यूएसएसआर के रिलेशंस इंडिया के साथ बहुत अच्छे ग्रो हो रहे थे इसी टाइम पे, तो यूएसएसआर ने थोड़ी हेल्प भी करी, तो चाइना इससे भी चिढ़ गया, राइट। अब क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी यूएसएसआर में भी थी और चाइना में भी थी, राइट। तो यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत मजे वाला पॉइंट है कि प्रो यूएसएसआर फैक्शन रिमेन्ड विद इन दी सीपीआई एंड मूव टुवर्ड्स क्लोजर टाइज विद दी कांग्रेस। प्रो यूएसएसआर जो था ना, उसके बहुत क्लोजर टाइज होते रहे कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। मतलब इस टाइम पे सीनो इंडियन कन्फ्लिक्ट में हम ये कह सकते हैं कि यूएसएसआर ने ना मिलिटरली तो हमारा सपोर्ट किया था, अब इससे भी चाइना मतलब एक चिढ़ता है। तो हम यही कह सकते हैं कि तिब्बत वाला ना एक मेजर इशू जो था कि दलाई लामा को इंडिया ने शरण दे दी, राइट, उससे चाइना चिढ़ गया और उसके बाद चाइनीज इन्वेजन 1962 में हमने देखा कि चाइना तो यार इंडिया की भी मतलब दो एरिया को क्लेम करता है जो इंडिया टेरिटरी के अंदर थी।
नो डाउट यार, हम अक्साई चीन को तो खैर नहीं बचा पाए थे, बट स्टिल अरुणाचल प्रदेश बचाना तो हमें वो भी चाहिए था, बट कोई नहीं, राइट। ठीक है, ये चीज आपने समझनी है अच्छे से, ले जाओ भाई, तिब्बत को तो आपने ले लिया तो कोई नहीं, राइट। तब से लेके चाइना और इंडिया के बीच तो आप देख सकते हो यार 36 का आंकड़ा वगैरह ये सब, राइट। और जो इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका रिलेशन और सोवियत यूनियन में तो ग्रो हो ही रहे थे, सिंपल, ये आपने समझना है। तो देखो आप देख सकते हो कन्फ्लिक्ट, पीस एंड कन्फ्लिक्ट विद चाइना। पीस मतलब पंचिल एग्रीमेंट, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस, हिंदी चीनी भाई भाई स्टार्टिंग में। और वल्लभ भाई पटेल ने देखो पहले ही बोल दिया था कि भाई देखो वल्लभ भाई पटेल ने पहले ही बोल दिया था कि भाई फ्यूचर चाइनीज एग्रेशन देखा जा सकता है, तो आप देख सकते हो, सिंपल, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान। तो भाई जो कॉन्फ्लिक्ट एंड जो पीस चाइना के साथ देखे गए या जो भी, वही हम देखेंगे पाकिस्तान के साथ इंडिया का, राइट। वॉर क्या था और कैसे पीस को इंश्योर किया। So the conflict started with Pakistan just after independence over the dispute on Kashmir. इंडिया पाकिस्तान के बीच तो conflict आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया था कश्मीर टेरिटरी को लेके, सिंपल, जो कश्मीर डिस्प्यूट था ना उस चीज को लेके। ये तो आपने कॉन्टेम्प्ररी साउथ एशिया वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इंडिया के रिलेशंस अपने नेबर्स कंट्रीज के साथ कन्फ्लिक्ट में और पीस कॉपरेशन में, राइट। तो अ लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट के बाद शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स को लेके भी बहुत सारे डिस्प्यूट थे, इंडस वाटर को लेके, राइट। अब क्या है कि उस वाटर को लेके वाज रिजॉल्व थ्रू अ मेडिशन, a long term dispute about the sharing of river waters was resolved through mediations by the world bank। क्या है कि जो वाटर शेयरिंग को लेके, इंडस वाटर शेयरिंग को लेके डिस्प्यूट चल रहा था ना, वो लंबे समय से चल रहा था, और वो जो डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व हो जाता है वर्ल्ड बैंक के थ्रू, राइट। कैसे होता है रिजॉल्व, उसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी साइन होती है, राइट, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। In April 1965, Pakistan launched armed attack in the run of Kutch area of Gujarat। देखो गुजरात में रन ऑफ कच्छ में आर्म अटैक लॉन्च करता है पाकिस्तान अप्रैल 1965 में, राइट। दिस वाज फॉलोड बाय अ बिगर ऑफ ऑफेंसिव इन जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त सितंबर, राइट। यही आर्म अटैक अगस्त सितंबर के टाइम पे, राइट, इसी ईयर में जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलता है, राइट। सो द हॉस्टिलिटीज केम टू एन एंड विद द यूएन इंटरवेंशन, राइट। देखो जब तक यूएन ने इंटरवेन नहीं करा जब तक तो चलता रहा, लेकिन यूएन के इंटरवेन करते ही ये एंड हो जाता है, आर्म्ड अटैक्स वगैरह ये जितना भी था, राइट। और कुछ समय बाद लेटर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर जो फर्स्ट थे 1958 में बने थे, जनरल अयूब खान, साइंड दी तास्केन एग्रीमेंट। तास्केन एग्रीमेंट साइन करते हैं दोनों, ब्रोकर्ड बाय द सोवियत यूनियन इन जनवरी 1966। देखो एग्रीमेंट के ईयर याद कर लेना और एग्रीमेंट का नेम याद कर लेना, राइट। सोवियत यूनियन में ताशकेन नाम से एक जगह है उज्बेकिस्तान के अंदर, लाल बहादुर शास्त्री वहीं थे, तो इसलिए बोला गया कि ब्रोकर्ड बाय दी सोवियत यूनियन, राइट। वहीं से ये एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच, राइट, आर्म्स अटैक को कंट्रोल करने का, राइट। इस तरीके से वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान देखा गया। मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, एग्रीमेंट को याद कर लेना अच्छे से, राइट। अब देखो बांग्लादेश क्राइसिस, बांग्लादेश क्राइसिस को अच्छे से समझना, वैसे तो आप फर्स्ट बुक में अच्छे से समझ ही चुके हो कॉन्टेम्प्ररी इन साउथ एशिया वाले में, बट स्टिल इन अ ड्रामेटिक इंटरनल पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 1970 and the east and west Pakistani rulers were not willing to accept the democratic verdict। क्या है कि 1970s वाले टाइम पे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब भी डिमांड अराइज हो रही थी ना ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कि उनको एक इंडिपेंडेंसी चाहिए, उनको एक कंट्री चाहिए सच एज बांग्लादेश, राइट, वो वेस्ट पाकिस्तान ने मना कर दिया था, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान वाज अंडर दी वेस्ट पाकिस्तान फ्रॉम 47 टू 71, राइट। बट स्टिल चाहे जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, लेकिन बांग्लादेश तो बना ही था भाई, चाहे जितना मर्जी वो कर लो लेकिन बांग्लादेश तो बना ही था ना। बट स्टिल आप समझो, राइट, थ्रू आउट दी 71 वाले ईयर में इंडिया हैड टू बियर द बर्डन ऑफ अबाउट 80 लाख रिफ्यूजी who fled East Pakistan and took shelter in the neighboring areas in India। Approx 80 लाख रिफ्यूजी माइग्रेट हुए थे ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में, राइट।
कुछ तो रिफ्यूजी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे थे, राइट। वेस्ट पाकिस्तान ने मना तो कर दिया, राइट, और बहुत सारा मतलब कह सकते हैं मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट भी स्टार्ट करवा दिया पूरे ईस्ट पाकिस्तान में कि जाओ ईस्ट पाकिस्तानियों को शांत करो वेस्ट पाकिस्तान में। उसी सिचुएशन पे ईस्ट पाकिस्तान से कई लोग जैसे 80 लाख रिफ्यूजी माइग्रेट होके इंडिया में आते हैं। अब क्या है कि इंडिया सपोर्ट कर देता है, राइट। अब इंडिया सपोर्ट करता है तो इंडिया और वेस्ट पाकिस्तान के बीच वॉर हो जाता है, राइट। So after a month of diplomatic tensions and military build-up, a full-scale war between India and Pakistan, right? तो इन्हीं सब सिचुएशन को देखते हुए फुल स्केल वॉर देखा जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वेस्ट पाकिस्तान के बीच। और ये वॉर कब ब्रोक आउट होता है? दिसंबर 1971 में। और जब ये वॉर इंडिया और पाकिस्तान का ब्रोक आउट होता है ना, एंड होता है ना दिसंबर 1971 में, इसके बाद बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती है, राइट। द साइनिंग ऑफ द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो 3 जुलाई 1972 फॉर्मुलाइज द रिटर्न ऑफ पीस, राइट। क्या है कि दिसंबर 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर एंड हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश कंट्री बन गई थी। अब बांग्लादेश क्राइसिस का रीजन बहुत बड़ा यही है, लेकिन हाँ, अब बांग्लादेश क्राइसिस का रीजन वैसे तो आप कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाले चैप्टर में पढ़ते ही हो, लेकिन स्टिल आप याद रखना, राइट, कि ईस्ट पाकिस्तान से 80 लाख रिफ्यूजी इंडिया में आए थे और इंडिया ने सपोर्ट भी करा था। और कुछ लोगों ने तो रिफ्यूजी प्रॉब्लम भी कुछ बंगालियों ने क्रिएट करी थी असम वगैरह के अंदर, राइट। बट वेस्ट पाकिस्तान ने इंडिया के साथ वॉर स्टार्ट कर दिया। वो वॉर कब ब्रोक आउट होता है? दिसंबर 1971 में। उसके बाद बांग्लादेश टू बिकम द इंडिपेंडेंट कंट्री, सिंपल। अब क्या है कि शिमला एग्रीमेंट भी साइन होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। कब साइन होता है? 1972 3 जुलाई को। पीस को इंश्योर करने का ये एग्रीमेंट था कि शांति बनाए रखेंगे। अब भाई इस टाइम पर तो इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, जुल्फिकार अली भुट्टो D1, बार बार कह रहा हूं D1 मतलब डेमोक्रेट 1, जुल्फिकार अली भुट्टो। 71 से 77 तक का इनका पीरियड रहता है, राइट। आई होप आपको समझ आ गया हो बांग्लादेश वॉर। इज दैट क्लियर? अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, समझेंगे, दैट इज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या थी, राइट? द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया इन मई 1974। फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब किया गया था? मई 1974 में। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, राइट। इन इंडिया In India, nuclear program was initiated in the late 1940s. लेट 1940s में मतलब 1949 के आसपास इंडिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके इनिशिएटिव ले लिया गया था अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे बाबा, राइट। नेम याद कर लेना यार, राइट। इनकी गाइडेंस में रह के इंडिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इनिशिएट कर दिया था लेट 1940s में। इज दैट क्लियर? दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो 5 परमानेंट मेंबर थे ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, याद आया ना? चाइना, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। इज दैट क्लियर? इन पांचों ने मिलकर एक चीज ट्राई करी। क्या ट्राई टू? चीज नहीं थी, एग्रीमेंट था। ट्राई टू इम्पोज द न्यूक्लियर एनपीटी, राइट। किस चीज को इम्पोज करा इन्होंने? एनपीटी ट्रीटी को 1968 में। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अब क्या है, इंडिया ने तो ऑलवेज कंसीडर किया है एनपीटी को डिस्क्रिमिनेटरी। ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, मतलब इस ट्रीटी में ऐसा था जिसके पास न्यूक्लियर एबिलिटी ज्यादा है वो ही साइन करेगा, ऐसा वगैरह। तो इंडिया ने बोला कि डिस्क्रिमिनेटरी है, राइट, एंड हैड रिफ्यूज टू साइन इट। इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया था कि हम साइन भी नहीं करेंगे, सिंपल। क्योंकि भाई ये तो गलत बात है ना कि जिसके पास न्यूक्लियर एबिलिटीज वगैरह हो वो साइन करे। वैसे तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी यही थी कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को कंजर्व करेंगे, सेव करेंगे डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए, राइट। हम मिलिट्री पर्पज से क्यों यूज करें न्यूक्लियर एनर्जी को, राइट। तो इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करना मई 98 से शुरू कर दिया, डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पज, राइट। 98 के बाद तो हमने देखो बैलेंस किया है। इंडिया ने ये नहीं है खाली मिलिट्री पर्पज के लिए एनर्जी को यूज किया हो। हम ये कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का मानना ये था कि आप न्यूक्लियर एनर्जी को कंजर्व करने पे ज्यादातर जोर लगाओ, राइट। एनर्जी डेवलपमेंट को इंश्योर करने में काम आ सकती है, राइट। तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी ये थी, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट द इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी
कंफ्यूज मत होना, पता होना चाहिए आपको कि फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब हुआ था, कैसे हुआ था, कब कैसे कौन से मंथ में वगैरह ये सब। उसके बाद किसकी गाइडेंस में मतलब इनिशिएटेड लिया गया था, इनिशिएटिव, सिंपल। और उसके बाद पता होना चाहिए कि एनपीटी एग्रीमेंट साइन हुई थी पांचों परमानेंट मेंबर्स के बीच सिक्योरिटी काउंसिल के। इंडिया ने इस ट्रीटी को डिस्क्रिमिनेटरी बोला था, राइट, और रिफ्यूज कर दिया था कि नहीं भाई हम नहीं साइन करेंगे वगैरह ये सब, राइट। उसके बाद फर्स्ट टेस्ट कब कंडक्ट किया, ध्यान से, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड भाई, 1998 में, राइट। आई होप अब आपको समझ आ गया हो। और लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो जवाहरलाल नेहरू जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनका यही मानना था कि आप न्यूक्लियर एनर्जी को वेपन प्रोड्यूस करने की बजाय, मतलब ज्यादा बजाय, आप एनर्जी कंजर्व करो जिससे डेवलपमेंट इंश्योर होगी, राइट। आ गया समझ में? आई होप अब आपको समझ में आ गया, क्लियर है, राइट।